नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। आज देश भर में ईद और अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदने की परंपरा है और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस मौके पर लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। तो दो तस्वीर, हमारे भारत की तस्वीर जहां एक तरफ ईद खुशियों के साथ, हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अक्षय तृतीया के मौके पर, त्योहार पर लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। तो देश और दुनिया भर में आज ईद मनाई जा रही है। एक महीने की इबादत के बाद आज सुबह से ही रौनक दिख रही है। देश की अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की। ईद के मौके पर आज सुबह दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़कर अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने लोगों को ट्वीट कर ईद की मुबारकबाद दी है। रमजान का महीना, आपको बता दें, चांद नजर आने के बाद खत्म होता है और कल देश भर में ईद का चांद देखा गया। उसके बाद आज ईद मनाई जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों में लोग मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। आप सभी को ईद मुबारक, बरकत हो, देश में पूरे बरकत हो और शांति हो, अमल हो। सब लोग आप चाहते हैं सब लोग मिलजुल कर रहें। जी, हमें यहाँ खुशी हुई, 2 साल के बाद हम आए और पूरे परिवार के साथ आए। ये मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भतीजे भी हैं, भाई भी हैं मेरे साथ, और हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ईद का मौका है एंड ऑब्वियसली बात है, ईद का मतलब ये हैप्पीनेस। एंड 2 साल के बाद जब जामा मस्जिद जब ओपन हुई है तो इट गिव अस लॉट्स ऑफ प्लेजर, जिसका मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो 2 साल के बाद मस्जिद खुली है, अल्हम्दुलिल्लाह सब भाईचारे से अपने नमाज पढ़ी है, सबने नमाज पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद मस्जिद खुलने से। और बाकी जो आज देश के हालात चल रहे हैं उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि सभी मिलकर आपस में राजनीति के चक्कर में ना आए। राजनीति है सब कुछ और कुछ भी नहीं है। इस टाइम में बहुत खुशी का महसूस कर रहा हूँ। क्या नाम है, हमने 2 साल बाद ईद की नमाज पढ़ी है जामा मस्जिद में और हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत खुशी है, 2 साल बाद ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद में अदा हुई है। पिछले 2 साल से हमने देखा कोरोना काल के चलते ईद उल फितर की नमाज से जामा मस्जिद महरूम रही थी, तो हमें बहुत खुशी है इस पर। तो उम्मीद करते हैं ये अमन चैन यूं ही कायम रहे। आप प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देख रहे हैं, लिखा है कि ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएगा। मैं सभी देशवासियों की अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता की प्रार्थना करता हूं। और ये दूसरा ट्वीट आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। उन्होंने भी ईद की बधाई दी, लिखा है कि ईद मुबारक, ये पावन पर्व प्रेम की भावना का संचार करे और हम सभी को भाईचारे और सद्भाव के बंधन में बांधे। तो देश भर में अलग अलग शहरों से लोग ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। एक तस्वीर आई है केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की भी, उन्होंने ईद की नमाज अदा की, सभी को मुबारकबाद दी। तो तिरुवनंतपुरम की भी तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, किस तरह से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। एक महीने की इबादत के बाद ये पवित्र दिन आया है जहां ईद पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और इस खास मौके पर देश के कई शहरों में सख्त सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। यहां बड़ी मस्जिदों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है।
देखिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एडिक्वेट और पुख्ता हैं। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं। इनसे ड्यू कोऑर्डिनेशन कर हम लोगों ने सिक्योरिटी के एडिक्वेट पर्याप्त इंतजाम जामा मस्जिद और उनके आसपास के तमाम इलाकों में किया है। हम लोग वी विल सी टू इट कि ये जो सेलिब्रेशन है ये पीसफुल और शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बीते। और आज अक्षय तृतीया भी है। इस मौके पर सोने के जेवर खरीदने की एक परंपरा है। आज नदियों में स्नान की भी परंपरा है। वाराणसी में कई लोग सुबह से ही गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन कई लोग दान भी करते हैं और इस दिन को शादी, विवाह, गृह प्रवेश, इसके अलावा नया कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदने, इसके लिए भी काफी शुभ माना जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज ईद के मौके पर पूरी तरह कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है। प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए कर्फ्यू यहां पर लगाया है। हालांकि ईद की खरीदारी के लिए कल सुबह फिर 4 घंटे की ढील दी गई थी। कर्फ्यू के फैसले से पहले कल फिर प्रशासन ने जिले में शांति समिति की बैठक की और ईद और परशुराम जयंती के मद्देनजर ये फैसला लिया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि ईद के दिन वो घरों में ही नमाज अदा करें। तो आज ईद भी है, अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती भी है और इस मौके पर ये तमाम त्योहार मनाए जा रहे हैं। एक साथ एक ही दिन ये सारे त्योहार पड़े हैं। ऐसे में यूपी पुलिस भी काफी अलर्ट है। मध्य प्रदेश और दिल्ली में हाल ही में जो घटनाएं घटी उसको देखते हुए यूपी सरकार और प्रशासन कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती, इसलिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि ईद के मौके पर पूरे राज्य में भारी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। मध्य प्रदेश और दिल्ली में हाल की घटनाओं को देखते हुए इस साल ज्यादा इंतजाम। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज राज्य में 31,151 जगहों पर होगी। इनमें से 2,846 जगहों को संवेदनशील माना गया है, जहां ज्यादा सुरक्षा होगी। पीएसी की 46 कंपनियां और केंद्रीय बलों की 7 कंपनियां लखनऊ से अलग अलग जिलों में भेजी गई हैं। पुलिस का कहना है कि त्योहार से पहले उसने धार्मिक नेताओं से बातचीत कर 29,808 शांति सभाएं की। अलग अलग धार्मिक स्थलों से 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरवाए गए। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर प्रशासन और पुलिस की टीम ने स्थानीय स्टेडियम मार्केट के पास हॉकी की प्लेयर रही सागू डाबर के घर को तोड़ दिया है, बुलडोजर चला दिया है। प्रशासन ने दावा किया है कि सागू को दूसरे स्थान पर मकान के लिए जगह दी गई है, जबकि सागू उचित स्थान पर जगह की मांग को लेकर घर हटाए जाने का विरोध करती रही। इसी दौरान सागू ने खुद पर मिट्टी का तेल भी छिड़क दिया। तो ये एक बेहद इस तरह की खबर है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए, और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हॉकी प्लेयर का यहाँ पर घर तोड़ दिया गया। हालांकि प्रशासन दूसरी जगह घर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हॉकी प्लेयर का साफ तौर पर कहना है कि उचित जगह की मांग के साथ वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं सागू। आज प्रशासन के कुछ लोग आए थे मेरा घर हटाने के लिए। मैंने उनसे बोला कि 2-3 दिन की हमें मोहलत दो, तो हम अच्छी जगह जाके, जहाँ मुझे मतलब मेरी व्यवस्था अच्छी जगह कर दे तो मैं वहाँ जाके सामान रख दूंगी। पर प्रशासन ने नगरपालिका की गाड़ियाँ बुलाई है और कुछ नगरपालिका के लोगों को भी बुलाया था, जिन्होंने कि मतलब मेरे घर तोड़ने में मेरी मदद करी और सामान वामान भर के ले गए। और मुझे वहाँ गाँव में, मतलब कि गाँव में एक जगह खाली है, वहाँ बता दिया कि यहाँ रह लो। अब यहाँ से तो उठा दिया, कल से वहाँ से उठा देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे ऐसी जगह पे दो जहाँ से मतलब कि मैं खेल भी सकूँ, आगे बढ़ूँ और मेरी पढ़ाई भी आगे करूँ। और जो केरोसिन की बात है तो वो झुमा झपटी में मेरे ऊपर डल गया था, जिस वजह से काफ़ी लोगों ने मतलब बचाने की कोशिश की और मेरे ऊपर पानी भी डाला। शिक्षा विभाग की भूमि है शहर मंदसौर से लगी हुई, जिसमें यहाँ 3-4 परिवार निवास कर रहे थे। इन्हें नियमानुसार दूसरी जगह स्टेब्लिश किया गया, विस्थापित किया गया है। वहाँ इनकी सारी सुविधाएं भी दी गई हैं। इनका पहले से एक मकान भी है जहाँ ये रहने गई हैं। और ये जो भूमि है शासन की महत्वपूर्ण भूमि है, जिस पर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है।
सर कैरोसिन भी डाला, कुछ जुमा झटकी भी प्रशासन और वो कुछ नाराजगी रही होगी, लेकिन स्थिति पूरी नियंत्रण में रही और कोई घटना नहीं घटी। उनका आरोप है कि उन्हें जमीन दी गई, अच्छी नहीं दी गई, तो क्या समझाइश नहीं, इनके द्वारा वो जमीन को स्वेच्छा से स्वीकार किया गया और बाकायदा लिखा पढ़ी में भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी पुलिस की, जो एक बार फिर सवालों के घेरे में है। चंदौली जिले के मनराज गांव में पुलिस के ऊपर आरोप है कि एक गैंगस्टर के घर दबिश डालने के लिए गई, लेकिन गैंगस्टर के न मिलने पर उसने वहां परिवार वालों के साथ इस कदर मारपीट की कि उसकी बेटी की मौत हो गई। इस पर पुलिस के आला अधिकारी ने कार्रवाई कर एसएचओ को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके पश्चात जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम की फाइनल जो वो होती है, मतलब डिसीजन होता है, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। और जो एक बात मीडिया में फ्लैश हो रही थी रेप की, उसके संबंध में ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अंदरूनी अंग के ऊपर कोई भी असॉल्ट या चोट नहीं आई है। यह उस लड़की के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिसकी मौत के बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और मौके पर पहुंची पुलिस पर भी गुस्सा निकाला। मामले को शांत करने के लिए बड़े अधिकारियों को आना पड़ा और अब सूबे के उप मुख्यमंत्री को भी सफाई देनी पड़ रही है। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं। मामला चंदौली जिले के सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव का है। गांव में कन्हैया यादव का घर है, जिस पर जिला बदर की भी कार्रवाई हुई है। बलवे के एक मामले में कोर्ट के NBW वारंट को तामील कराने के लिए पुलिस शनिवार की शाम 4 बजे कन्हैया यादव के घर पहुंची। आरोपी कन्हैया घर पर नहीं मिला। घर वालों का आरोप है कि कन्हैया के न मिलने पर पुलिस ने उनके परिवार के साथ इतनी ज्यादा बदसलूकी की कि उनकी एक बेटी की मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम में पुलिस किसी बड़ी मारपीट का जिक्र नहीं कर रही है। ये पुलिस सारा गलत बोल रही है। कैसे मौत हुई पीड़िता की? पीड़िता पुलिस आई, जबरदस्ती चढ़ गई। 2 बच्चियां घर में थी और बड़ी बच्ची को पुलिस ने मारा पीटा और छोटी को इस घर में बंद करके मारा और बड़की को जब लगा चोट वो मृत्यु हो गई। तो ये सब उतर करके उसको पंखी में बांध कर भाग गए। अभी तो रिपोर्ट आई ही नहीं है। अभी तो हम लोग करा के सुबह गए हैं और रिपोर्ट आई नहीं। पुलिस अपने मन से बोल रही है। घटना के बाद गांव वाले बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी अपना गुस्सा निकाला, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल भी हुए थे। इस पूरे मामले में राजनीति भी होने लगी। देखिए, एक बहुत दुखद घटना हुई। ये पुलिस के पूरी लापरवाही से यहाँ का HSO जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये जिला बदर थे। जैसा वो कह रहे हैं, हम लोग जानकारी तो नहीं है, दिवारटी थे तो इनको सूचना थी, घर पे आए। तो जब नहीं थे तो इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। यहाँ आके बच्चों से मारपीट, महिलाओं से, लड़कियों से मारपीट किया उन्होंने, उनको चोट भी आई है और उसके बाद ये घटना हुई है। यहाँ सभी सीनियर अधिकारी भी आए हैं, आईजी साहब भी आए, DMSP भी आए, जिनसे हम लोगों ने घर के तरफ के लोगों ने मान रखा अपना। तो उन्होंने इस बात को माना भी कि जो इनकी FIR है, जो दरखास्त है, उसके अनुसार हम FIR भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। HSO को तुरंत निलंबित करने का भी उन्होंने वादा किया है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस जिस तरह के चोट की बात कर रही है और मौत के कारण को अभी अनजान बता रही है, उससे परिवार के लोगों को लग रहा है कि पुलिस कहीं लीपापोती में तो नहीं जुटी है। आए दिन होने वाली घटनाओं को लेकर लगता है कि लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठने लगा है।
और चंदौली की इस घटना ने तो इस भरोसे की दरार को और बड़ी किया है। ऐसे में पुलिस को सिर्फ निष्पक्षता की बात नहीं बल्कि इस घटना की जितनी जल्दी जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, लोगों का भरोसा उतना ही मजबूत होगा। चंदौली से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप दौरे पर हैं। 3 दिन का उनका यह दौरा है। उन्होंने जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कि उसे कहां जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रिफॉर्म करते हुए ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। जब भारत को कोविड वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से 100 देशों की मदद की। फूड सिक्योरिटी को लेकर जब दुनिया में कई देश चिंतित थे, भारत का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? 2014 के आसपास हमारे देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 200-400 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप। आपने सुनने के बाद कहां 400, कहां 68,000। और साथियों, इतना ही नहीं, सिर्फ स्टार्टअप्स की संख्या एक बात है, आज दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया। भारत के मतदाता को पिछले 7-8 साल में उसके वोट की ताकत क्या होती है और वो एक वोट हिंदुस्तान को कैसे बदल सकता है, उसका एहसास होने लगा है। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिनकी मुसीबतें अब बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री को कथित ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में नोटिस जारी किया है।
आयोग ने हेमंत सोरेन को जून 2021 में खुद को खनन का कथित लाइसेंस आवंटित करने के मामले में नोटिस जारी किया है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 9A और अन्य प्रावधानों के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दोषी पाए जाने पर विधायक पद के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन सरकार की ओर से दिए गए 500 पन्नों के दस्तावेज के अध्ययन के बाद यह नोटिस जारी किया है। हेमंत सोरेन सरकार की ओर से वकील अब इस नोटिस का जवाब देने की तैयारी में लगे हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में किसी फैसले से पहले चुनाव आयोग अपने सामने हेमंत सोरेन को सुनवाई का मौका देगा। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस में अपने पद नाम को हटा दिया है। इसकी जगह उन्होंने प्राउड इंडियन पैट्रियट, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कमिटेड टू अ बेटर इंडिया लिख दिया है। और इससे पहले यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में चुनावों से पहले वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। इस साल के अंत में कांग्रेस में विधानसभा चुनाव है। 28 साल के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पिछले काफी समय से कांग्रेस में खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि वो अभी तक पार्टी छोड़ने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। पिछले ही महीने उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी जब उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी में कुछ चीजें अच्छी हैं और हमें ये स्वीकार करना चाहिए। ऐसी भी कुछ रिपोर्ट है कि हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी के साथ भी संपर्क में है, जो गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश में जुटी है। देश के बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में भारत सरकार और कोयला कंपनियों की कोशिश के बावजूद कोयला संकट बना हुआ है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 को देश के करीब 1/3 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में पावर डिमांड बढ़ने की वजह से पावर सप्लाई में शॉर्टेज की समस्या बनी हुई है। तेज गर्मी और आर्थिक गतिविधियां तेज होने की वजह से देश में बिजली की डिमांड ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और कोयले की सप्लाई में अड़चनों की वजह से थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली का उत्पादन बाधित हो रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताज़ा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 को देश के 165 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 27 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 0% से 5% तक ही कोयले का स्टॉक बचा था, जबकि 27 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 6% से 10% तक ही कोयले का स्टॉक बचा था। यानी देश के 165 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 54 यानी 32.72% के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। करीब 10 दिन पहले 19 अप्रैल 2022 को 48 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे के मुताबिक गर्मी कुछ कम होने की वजह से बिजली की मांग कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में बिजली घरों में कोयले का संकट बना हुआ है। अप्रैल का महीना समाप्त होने के बाद मई के महीने में भी कोयले का संकट ताप बिजली घरों के लिए यथावत बना हुआ है और 88 ताप बिजली घर जो डोमेस्टिक कोल से चलते हैं वहाँ अभी भी कोयले के नॉर्मेटिव स्टॉक की सिचुएशन क्रिटिकल है। क्रिटिकल का अर्थ होता है वहाँ अभी भी 25% से कम कोयला है। 18 ताप बिजली घर जो आयातित कोयले पर चलते हैं उनमें से 12 ताप बिजली घरों में क्रिटिकल पोजीशन है, 25% से कम कोयला है। 8 ताप बिजली घर ऐसे हैं जो कोयला उपलब्ध न होने के कारण पूरी तरह से बंद है। भारत सरकार की इंटरप्राइज पोसोको की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में पावर की डिमांड ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और इसके साथ ही पावर शॉर्टेज की समस्या भी बरकरार है। 1 मई 2022 को शाम के वक्त देश में बिजली की कुल मांग 1,77,783 मेगावाट थी, लेकिन 207 मेगावाट कम मिली, जबकि दिन के दौरान अधिकतम मांग 1,91,216 मेगावाट की रही। 30 अप्रैल 2022 को शाम के वक्त बिजली की मांग 1,86,950 मेगावाट की थी, लेकिन 5,816 मेगावाट बिजली कम मिली, जबकि दिन के दौरान अधिकतम मांग 2,03,947 मेगावाट तक पहुंच गई। 29 अप्रैल 2022 को शाम के वक्त बिजली की मांग
देश में 1,88,351 मेगावाट थी, लेकिन 8,120 मेगावाट कम मिली, जबकि दिन के दौरान अधिकतम मांग बढ़कर 2,07,111 मेगावाट तक पहुंच गई थी। अप्रैल का महीना समाप्त होने शैलेंद्र दुबे के मुताबिक देश में पावर प्रोडक्शन की कुल क्षमता के मुकाबले पावर की डिमांड करीब आधी है, लेकिन कई पावर प्लांट के स्ट्रेस्ड एसेट्स बनने की वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। देश के बिजली उत्पादन की क्षमता 3,99,461 मेगावाट है, जबकि अब तक अधिकतम बिजली की मांग 2,07,000 मेगावाट तक 3 दिन पहले तक पहुंची है, जिसकी आपूर्ति की गई है। अर्थात जितनी बिजली की उत्पादन क्षमता है, बिजली की मांग उसकी आधी है। फिर भी देश में बिजली संकट व्याप्त है। करीब 34 ताप बिजली घर ऐसे हैं जो सभी निजी घरानों के ताप बिजली घर हैं, जिनकी लगभग 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। करीब 1,74,000 करोड़ रुपए जिन पर खर्च हुआ है, वह स्ट्रेस्ड असेट हो गए हैं। उन्होंने फ्यूल न मिलने के कारण या महंगी बिजली होने के कारण पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए अपने ताप बिजली घरों को बंद कर रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय कोयला बाजार में कोयले की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस वजह से जो कोल इंपोर्टर हैं, वो औसत से कम कोयले का इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन थर्मल पावर स्टेशंस पर पड़ा है जो पूरी तरह से इंपोर्टेड कोल पर निर्भर हैं। ऐसे थर्मल पावर स्टेशंस में कोयला और बिजली का संकट कहीं ज्यादा गंभीर है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त आपको बता दें, पूरा देश और दुनिया जो है ईद मना रही है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, जहां उन्होंने कहा है कि हमें इंसानियत के लिए जीना है, डरना नहीं, लड़ना है। सुनते हैं ममता बनर्जी को। गुलाम नबी है, हमारा अमीरुल है, सिद्दीकुल्ला चौधरी है और हमारा मिनिस्टर है, और हमारा साथ हर जगह पे हम सबको लेके काम करते हैं। इसी के लिए हम खुश है। हम जावेद को बोल रहा था, हम 2-4 जगह जाते हैं, लेकिन क्या करेगा, इतना बारिश आ रहा है। जावेद बोला आप गाड़ी को घूम के चलाओ। हम काल भी सुलवाना मस्जिद में चाँद मुबारक करने के लिए किया था। मेरे को सब पता है चाँद मुबारक क्या होता है, ईद मुबारक क्या होता है, और आपका धर्म को भी क्या होता है, हमारा धर्म को भी क्या होता है। हम तो सब धर्म को प्यार करते हैं, मोहब्बत से। अच्छा रहो और मुझ पर विश्वास रखो और सबको एक साथ में लड़ना है। आने वाला दिन हमको एक साथ में लड़ना है, और जो शक्ति देश को टुकड़ा करने चाहते हैं, जुलूम करते हैं, प्यार मोहब्बत को टुकड़ा करते हैं, उसका खिलाफ भी यूनाइटेड लड़के उसको हम हटाएंगे, उसको हम हटाएंगे, उसको हम हटाएंगे। ए अल्लाह का पास हम दुआ मांगते हैं। ये दुआ आपको सबको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको, आपका परिवार को, आपको सबको, अपने সকল ईद मुबारक। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ আপনাদের রোজা কবুল করেছেন, 1 মাস ধরে আপনারা কষ্ট করেছেন, নিজেদের সমর্পিত করেছেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक बनर्जी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अगर कोई लड़ सकती हैं तो उनका नाम है ममता बनर्जी, और वो लड़ रही हैं आपके हक के लिए, आपके लिए लड़ रही हैं और हर काम कर रही हैं। आपका हमेशा समर्थन रहेगा, रहना चाहिए ममता बनर्जी के साथ। तो ये सीधी तस्वीरें आप कोलकाता से देख रहे हैं। ईद के त्योहार पर यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबको बधाई दी, मुबारकबाद दी और साथ ही ये कामना की कि सभी लोग जो है खुश रहें, खुशहाली रहे हमारे देश में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी देश के अमन चैन को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उन सब का मुकाबला मिलकर करना होगा हम सभी को। हम तो उन वादा करते हैं कि जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लड़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं है, लड़ना है, और जिंदगी के लिए
ऐसा कामयाबी होना है कि जो भी आए आने दो। देखो रोशनी, देखो सूरज भी उठ गया। रिकॉर्ड कर रहे हो ना? अल्लाह ने मेरे को दुआ मांग लिया, दुआ मंजूर कर लिया। मैंने कहा था आप लोगों ने इतना बड़ी मैदान है, फाका जाएगा है, मेरे को डर लग रहा है आप लोगों को लिए कि अगर कोई ज्यादा बारिश हो जाए तो आप लोगों को बहुत नुकसान ना पहुंचाए। कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा से रहना, शांति से रहना, सुख से रहना। आप हम लोग को जो भी करना है हम जरूर करेंगे। आपको कफन हमारा लिए इंतजार करते हैं, हम कफन के लिए इंतजार नहीं करते हैं। इसी के लिए आज देश में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। जो आइसोलेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। हम यूनिटी चाहते हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम वही चाहते हैं, हम वही चाहते हैं। मजहब यही सिखाता आपस में वैरी रखना। हम हिंदुस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी हो, लेकिन एक साथ में रहने का हक सबका है। आपका जो हक है हमारा भी वो हक है। आपका हक लेके आप अच्छा से जाइए, अच्छा से ईद मनाइए, अच्छा से। देखो हम 2 दिन छुट्टी देता है ईद के लिए और कोई स्टेट में नहीं देता है। खिलाफत का जायजा भी मैंने दिया। मैंने हॉस्पिटल देखा, कितना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। तो यहाँ पर ममता बनर्जी को आपने सुना, साफ तौर पर कह रही थी देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है, उन सबका मुकाबला हमने मिलकर करना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां खरगोन में आज भी ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर कर्फ्यू लगा हुआ है। इस दौरान लोगों से घरों में ही त्योहार मनाने की अपील की गई है। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान हिंसा हुई थी। उसके बाद कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया। 14 अप्रैल से स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील भी दे रहा है, लेकिन आज 24 घंटे का कर्फ्यू लागू है। खरगोन में तालाब चौक की ये वही मस्जिद है जहां रामनवमी के दिन, अगर आपको वो तस्वीरें याद हो, जब यहाँ से जुलूस गुजर रहा था तो ऐसी खबर आई कि पथराव हुआ और उसके बाद शहर में दंगे भड़क गए, जिसमें 18 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसमें खुद यहाँ के एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी थे। और ये मस्जिद के बाहर की वो दुकानें हैं जिसके बाद अवैध अतिक्रमण बताकर जो स्थानीय प्रशासन है उसने ढहा दिया है। ईद के दिन प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता और ईद और अक्षय तृतीया में कर्फ्यू लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की यहाँ पर मौजूदगी है। जो रैपिड एक्शन फोर्स हैं उसके भी जवान हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस है उसका भी जगह जगह पर बंदोबस्त किया गया है। आप जब भी शहर की तरफ आएंगे तो आपको बड़ी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती यहाँ पर दिखती है और आने जाने वालों से भी बहुत सख्त पूछताछ की जा रही है। ईद के दिन सबसे कहा गया था कि वो घर पर ही रहकर अपने लिए जो नमाज है वो पढ़ेंगे और ये दावा है प्रशासन की तरफ से कि जितने भी स्थानीय जो भी समुदाय के बड़े धार्मिक नेता हैं उनकी मंजूरी के बाद ही ये फैसला लिया गया है। तो आज खरगोन में लगभग पूरी तरह से शांति है और कहीं किसी किस्म की ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। प्रशासन ने भी एहतियातन ये सारे इंतज़ाम किए हैं ताकि शहर में अमन चैन कायम रहे। खरगोन से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और यहाँ पर आपने देखी खरगोन से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट और ये दिल्ली की जामा मस्जिद के आज सुबह के शॉट्स हैं। पूरे अलग अलग शहरों में हम देख रहे हैं किस तरह से मस्जिदों में लोग पहुंचे हैं नमाज अदा करने के लिए, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। साथ ही इस मौके पर आज सुबह से जामा मस्जिद में भी लोगों ने नमाज पढ़कर अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने और कई नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। रमज़ान का महीना चांद नज़र आने के बाद ख़त्म होता है। कल देश भर में ईद का चांद नज़र आया और उसके बाद आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ईद पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है।
आप सभी को ईद मुबारक। बरकत हो, देश में पूरे बरकत हो और शांति हो, अमल हो। सब लोग आप चाहते हैं सब लोग मिलजुल के रहें जी। हमें यहाँ खुशी हुई 2 साल के बाद हम आए और पूरे परिवार के साथ आए। ये मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भतीजे भी हैं, भाई भी हैं मेरे साथ, और हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा यहाँ का। ईद का मौका है एंड ऑब्वियसली बात है, ईद का मतलब ये हैप्पीनेस। एंड 2 साल के बाद जब जामा मस्जिद जब ओपन हुई है तो इट गिव अस लॉट्स ऑफ प्लेजर, जिसका मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो 2 साल के बाद मस्जिद खुली है, अल्हम्दुलिल्लाह सब भाईचारे से अपने नमाज पढ़ी है, सबने नमाज पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद मस्जिद खुलने से। और बाकी जो आज देश के हालात चल रहे हैं उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि सभी मिलकर आपस में राजनीति के चक्कर में ना आए। राजनीति है सब कुछ और कुछ भी नहीं है। इस टाइम में बहुत खुशी का महसूस कर रहा हूँ। क्या नाम है, हमने 2 साल बाद ईद की नमाज पढ़ी है जामा मस्जिद में और हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत खुशी है 2 साल बाद ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद में अदा हुई है। पिछले 2 साल से हमने देखा कोरोना काल के चलते ईद उल फितर की नमाज से जामा मस्जिद महरूम रही थी, तो हमें बहुत खुशी है इस पर। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है, ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएगा। मैं सभी देशवासियों की अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता की प्रार्थना करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लोगों को बधाई दी और कहा कि ईद मुबारक, ये पावन पर्व प्रेम की भावना का संचार करे और हम सभी को भाईचारे और सद्भाव के बंधन में बांधे। और वहीं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी ईद की नमाज अदा की, सभी को मुबारकबाद दी। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। अल्लाहुम्मा सल्ली। और आज ईद के साथ साथ पूरा देश जो है वो अक्षय तृतीया का त्योहार भी मना रहा है। इस दिन खास मौके पर लोग जो है आप देख रहे हैं सुबह से ही नदियों में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही इस मौके पर ऐसी मान्यता है कि सोना खरीदने के लिए भी कहा जाता है, दान पुण्य करने को कहा जाता है। तो ये ही हमारे देश की संस्कृति है, जहां एक तरफ ईद पूरे खुशियों और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर ये सामने निकल कर आई है। वाराणसी से आप देख रहे हैं पवित्र नदियों में अलग अलग शहरों में लोग पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए और अक्षय तृतीया का ये त्योहार मना रहे हैं। रूस और यूक्रेन जारी युद्ध जो है उसके बीच यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एक ड्रोन के जरिए एक गश्ती नौका पर हमला किया जाता है और उसमें धमाका होता है। यूक्रेन का दावा है कि यह तस्वीर ब्लैक सी यानी काला सागर की है, जहां रूस की 2 सैन्य गश्ती बोट्स को ड्रोन हमले में तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के मुताबिक यह हमला काला सागर में स्नेक आइलैंड के पास किया गया। तो यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी हमला किया जा रहा है। वहीं रूसी सेना की घेरेबंदी के बीच मौरेपोल शहर के एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के भीतर कई हफ्तों तक छिपे रहे यूक्रेनी नागरिकों का पहला जत्था प्लांट से बाहर निकला। पहले जत्थे में करीब 100 लोग थे। ये वही जगह है जो शुरू से ही रूस के निशाने पर रहा है, मौरेपोल।
प्लांट के अंदर यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी और आम नागरिक फंसे हुए थे। दरअसल मिसाइल हमले के बाद रूस ने इस प्लांट को चारों तरफ से घेर लिया था। पहले भी इस प्लांट में फंसे लोगों की तस्वीरें सामने आती रही हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो स्टील प्लांट में फंसे हुए यूक्रेनी नागरिक थे, साथ ही यूक्रेनी सेना की जो एक टुकड़ी भी फंसी हुई थी। पहला जत्था बाहर निकला है उस स्टील प्लांट से। और युद्ध में स्कूलों की इमारत को भी नहीं बख्शा गया है। लुहांस सैन्य प्रबंधन की तरफ से एक वीडियो यहां पर जारी किया गया जिसमें रूसी मिसाइल हमले में तबाह एक स्कूल को दिखाया गया है। यूक्रेन सरकार का कहना है कि ये लुहांस का सबसे अच्छा स्कूल था और रूसी सेना के टारगेट सेलिंग की वजह से स्कूल में आग लग गई। और वहीं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के हमले जारी है। सोमवार की सुबह ओडेशा में रूसी सेना के मिसाइल हमले में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक नाबालिग घायल हो गया। मिसाइल का निशाना एक रिहायशी इमारत थी जिसमें 5 लोगों ने शरण ले रखी थी। हमले के बाद इमारत में आग भी लग गई जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को घंटों तक मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। किस तरह से यहां पर पूरा खंडहर में ये तब्दील हो गया आप देख सकते हैं। यूक्रेन की जो सेना है उसके अधिकारी के मुताबिक रूसी सेना के हमले में एक चर्च की छत को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा यहां जो नदी है वहां पर बने एक पुल को भी निशाने पर लिया गया। वहीं बात करते हैं प्रधानमंत्री के 3 दिन के दौरे की, जो कि यूरोप का दौरा है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त यूरोप दौरे पर हैं जहां उन्होंने जर्मनी कल वो पहुंचे। भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कि उसे कहां जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रिफॉर्म करते हुए ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। जब भारत को कोविड वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से 100 देशों की मदद की। फूड सिक्योरिटी को लेकर जब दुनिया के कई देश चिंतित थे, भारत का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। 2014 के आसपास हमारे देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 200-400 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप। आपने सुनने के बाद कहां 400, कहां 68,000। और साथियों, इतना ही नहीं, सिर्फ स्टार्टअप्स की संख्या एक बात है, आज दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं।
मंदसौर की, जहां मंदसौर प्रशासन और पुलिस की टीम ने स्थानीय स्टेडियम मार्केट के पास हॉकी की प्लेयर रही सागू डाबर के घर को तोड़ दिया है। प्रशासन ने दावा किया है कि सागू को दूसरी जगह पर मकान के लिए जगह दी गई है, जबकि सागू एक उचित जगह पर मांग कर रही है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सके। घर हटाए जाने का वो विरोध करती रही और इसी दौरान सागू ने खुद पर मिट्टी का तेल भी छिड़क दिया। आज प्रशासन के कुछ लोग आए थे मेरा घर हटाने के लिए। मैंने उनसे बोला कि 2-3 दिन की हमें मोहलत दो तो हम अच्छी जगह जाके जहाँ मुझे मतलब मेरी व्यवस्था अच्छी जगह कर दे तो मैं वहाँ जाके सामान रख दूंगी। पर प्रशासन ने नगरपालिका की गाड़ियाँ बुलाई है और कुछ नगरपालिका के लोगों को भी बुलाया था जिन्होंने कि मतलब मेरे घर तोड़ने में मेरी मदद करी और सामान वामान भर के ले गए। और मुझे वहाँ गाँव में मतलब कि गाँव में एक जगह खाली है, वहाँ बता दिया कि यहाँ रह लो। अब यहाँ से तो उठा दिया, कल से वहाँ से उठा देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे ऐसी जगह पे दो जहाँ से मतलब कि मैं खेल भी सकूँ, आगे बढ़ूँ और मेरी पढ़ाई भी आगे करूँ। और जो केरोसिन की बात है तो वो झुमा झपटी में मेरे ऊपर डल गया था, जिस वजह से काफ़ी लोगों ने मतलब बचाने की कोशिश की और मेरे ऊपर पानी भी डाला। शिक्षा विभाग की भूमि है शहर मंदसौर से लगी हुई, जिसमें यहाँ 3-4 परिवार निवास कर रहे थे। इन्हें नियमानुसार दूसरी जगह इस्टेब्लिश किया गया, विस्थापित किया गया है। वहाँ इनकी सारी सुविधाएं भी दी गई हैं। इनका पहले से एक मकान भी है जहाँ ये रहने गई हैं। और ये जो भूमि है शासन की महत्वपूर्ण भूमि है जिस पर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। सर केरोसिन भी डाला, कुछ जुमा झटकी भी प्रशासन और वो कुछ नाराजगी रही होगी, लेकिन स्थिति पूरी नियंत्रण में रही और कोई घटना नहीं घटी। उनका आरोप है कि उन्हें जमीन दी गई, अच्छी नहीं दी गई, तो क्या समझाइश नहीं, इनके द्वारा वो जमीन को स्वेच्छा से स्वीकार किया गया और बाकायदा लिखापढ़ी में भी लिया गया है। मध्य प्रदेश में जो सरकार का बुलडोज़र चल रहा है उस पर वैसे भी कई सवाल हैं, लेकिन सोमवार को मंदसौर में एक राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं सागू डाबर, उनके घर पर सरकारी हथौड़ा चला है। उनका जो झोपड़ा था और इस दौरान कथित तौर पर उन्होंने अपने शरीर पर उनको रोकने के लिए, जो प्रशासन की गाड़ियाँ आई थी उनको रोकने के लिए केरोसिन का तेल उडेल लिया। हालांकि सागू का कहना है कि वो उन्होंने नहीं, जो आसपास महिलाएं विरोध कर रही थी उनमें से किसी ने उनके शरीर पर केरोसिन का तेल डाल दिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इन सारे लोगों को ज़मीन अलॉट कर दी गई है और वो जो इलाका है उसको मुक्त करके शिक्षा विभाग को दिया जाएगा और वहाँ जो नवोदित या अच्छे नए युवा हॉकी खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़ा प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाया जाएगा। लेकिन जो एक वहाँ जो SDM है उनका कहना था कि जो अलवादा खेड़ी में ज़मीन अलॉट की गई है और समझा बुझाकर उनको वहाँ से हटाया गया है। इस तरह की कोई बात हुई नहीं है और चूँकि लोग हटने को तैयार नहीं थे जबकि उनको पहले से ज़मीन अलॉट कर दी गई है और इस वजह से यहाँ से इन लोगों को हटाया गया, जिस दौरान झुमा झटकी हुई है और वैसे वहाँ पर शांति का माहौल है और सबको समझा बुझाकर कि ये ज़मीन सरकारी है, आपने इस पर अतिक्रमण किया हुआ है और इसलिए आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। और इन लोगों को जिनकी ज़मीन, जिनके घरों को वहाँ तोड़ा गया, जिनके झोपड़ों को तोड़ा गया, सरकार का कहना है कि उनको वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही दे दी गई है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में आजकल सरकारी हथौड़ा चल रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल हैं और जिस तरह से एक राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को जिसने 5 बार से ज़्यादा मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो, उसके साथ अगर ऐसा रवैया होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था दे दी गई थी तो क्यों इस तरह से जब सरकारी हथौड़ा चल रहा था तो उसके सामने आकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के शाहीन बाग से पकड़े गए ड्रग तस्करी के आरोपी हैदर की, जो कि यूपी के मुजफ्फरनगर ठिकाने से उसके करीब 900 करोड़ रुपए कीमत की 150 किलो से ज्यादा और हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में हवाला कारोबारी भी पकड़ा गया। इस ड्रग सिंडिकेट की जांच में अब कई एजेंसियां शामिल हो गई हैं। 500 करोड़ की हैदर के मुजफ्फरनगर के ठिकाने से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद हुई। गुजरात ATS की टीम ने हैदर के एक पड़ोसी के घर छापेमारी कर करीब 900 करोड़ रुपए कीमत की 150 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। जिस घर से हेरोइन बरामद हुई उसकी मालकिन का कहना है कि हैदर की मां जीनत कह रही थी कि उसके घर में काम चल रहा है, इसलिए ये सामान रख लो। भैया हमें तो पता नहीं, हमारा तो सिर्फ वो यूं आई थी कि भाई हमारा घर बंदा, हमारा सामान रख लो, तो भाई वे रख के चली गई। अब रात हमारे यहाँ फिर पुलिस आई और वो पुलिस आ गए, फिर उन्होंने पूछा हमसे आके, कहने लगे कि
जो रख के गई थी उन्होंने कि ये वो सामान रख के गए थे, हम वो सामान लेना है, वो सामान इनका है। तो मैंने कहा ले जाओ आप। मैंने बच्चे को अपने ऊपर भेजा, उन्होंने फिर बच्चे को नीचे भेज दिया। फिर मैं गई, मैंने जाके इस बात को कहा, मैंने कहा आप ये बताइए कि ये तो सामान आप यूँ कह के रख के गई थी कि हमारा मकान बन रहा है क्या इसमें, ये तो बताओ हमें। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि भाई ये क्या सामान है, क्या निकला। बस ये बात हुई, जो पुलिस वाला आ गए तो वे सारा सामान लेके चले गए। एनसीबी ने इस मामले में 5वें आरोपी शमीम को लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि शमीम ड्रग्स का पैसा हवाला के जरिए दुबई भेज रहा था। इससे पहले हैदर के शाहीन बाग के घर से एनसीबी ने 300 करोड़ रुपए कीमत की 50 किलो हेरोइन, 30 लाख रुपए कैश और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ बरामद किए। अब तक इस सिंडिकेट से 1200 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हो चुकी है। इस सिलसिले में कच्चे माल से हेरोइन बनाने वाले 2 अफगानी नागरिक दिल्ली के भोगल इलाके से गिरफ्तार किए गए। एक अजीम अहमद कैराना से पकड़ा गया। अजीम का भाई शाहिद हेरोइन समुद्र और अटारी बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान से आ रही है। एनसीबी के मुताबिक हाल ही में गुजरात और अटारी बॉर्डर से जो हेरोइन पकड़ी गई वो भी अफगानिस्तान से उसी जगह से आई जहां से हैदर शाहिद मंगाता है। इस सिंडिकेट के तार दुबई, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं। इसमें एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। अभी एक 5वीं गिरफ्तारी हम लोगों ने की। तो जो हमारा एक मुख्य आरोपी है जो दुबई में बैठ के इस सारी चीज को मास्टरमाइंड कर रहा है, दुबई, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब देशों के नाम आ रहे हैं। कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होना बाकी है और उन पे हम लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग उस पर निगाह बनाए हुए हैं। कस्टम की टीम भी इस सिंडिकेट के आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जबकि एनसीबी की टीम गुजरात और अटारी बॉर्डर में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने जाएगी। हाल ही में पूरे देश में अलग अलग जगहों से जो हेरोइन की खेप बरामद हुई हैं, उनके तार एक जगह से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए अलग अलग जांच एजेंसियां एक साथ जांच में शामिल हो रही हैं, जिससे इस सिंडिकेट के तार जोड़े जा सकें। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जहां एक तरफ देश के मैदानी इलाके तप रहे हैं, लेकिन कश्मीर में मौसम इस वक्त काफी खुशनुमा है। यही वजह है कि सैलानियों की भीड़ श्रीनगर में नजर आ रही है। कई साल बाद घाटी में इतने सैलानी दिख रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। Excellent means excellent. There is no word to explain. 80 साल की बुजुर्ग विद्या ठाकुर देसाई पुणे से हैं। कश्मीर की बेपनाह खूबसूरती और दिलकश फिजा देख वो काफी खुश हैं। पुणे की चिलचिलाती गर्मी से दूर वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ कश्मीर की सैर पर आई हैं। पूरा परिवार डल लेक में एक हाउस बोट में ठहरा है। हालांकि इन दिनों बिजली काफी कट रही है, इसके बावजूद पर्यटक कश्मीर का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मैंने बहुत बार सुना था कि ये स्वर्ग है। सच में ये स्वर्ग है। कल ही हम पुणे से आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। यहाँ लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। हमें यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। हम पहले भी कई जगह गए हैं, लेकिन ये जगह मैजिकल है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। चाहे आपके पास इस जगह की कितनी भी तस्वीर हो, लेकिन यहाँ की खूबसूरती यहाँ आकर ही पता चलेगी। कई साल बाद कश्मीर सैलानियों से इतना गुलजार दिख रहा है। बीते 4 महीने में 6 लाख से ज्यादा सैलानी यहाँ आ चुके हैं। ये तादाद साल 2021 में आए कुल पर्यटकों से भी ज्यादा है। होटल, हाउस बोट सैलानियों से भरे हुए हैं। नजीर अहमद और शकीरा वल्ला जैसे कारोबारियों के लिए ये बड़ी राहत है। पिछले कुछ साल सुरक्षा व्यवस्था के हालात और कोविड महामारी के कारण उनका कारोबार ठप पड़ गया था। पूरे 3 साल बाद इतना अच्छा सीजन आया है। कोरोना के कारण हमें काफी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब व्यापार और सीजन दोनों ही बढ़िया है। अप्रैल के महीने में ही कश्मीर घाटी में 2,70,000 सैलानी आए। राज्य पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये तादाद और बढ़ेगी। And I'm sure that the way we have
हमने जिस तरह से नए अनुभव बनाए हैं, नए क्षेत्रों को पेश करने की कोशिश की है। हमने पूरे देशों में अच्छा अभियान चलाया है। ये सीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पर्यटकों का ऐसे ही आना जारी रहा तो कश्मीर में पहले के तमाम रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पहले कोविड की वजह से फॉरेन ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन लगा, जिससे पर्यटक बड़ी तादाद में कश्मीर आए। अब हीटवेव की वजह से कश्मीर की तरफ टूरिस्ट अपना रुख ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।